हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ वार्म गियर्स की। जैसे कि हम जानते हैं कि जब शाफ्ट्स पैरेलल होते हैं तो वी कैन यूज़ आइदर स्पर गियर एंड हेलिकल गियर। जब शाफ्ट एंगल पे होते हैं वी गो फॉर बेवल गियर। बट जब ना तो शाफ्ट पैरेलल हो, ना एंगल पे हो, ना सेम प्लेन में हो, तो उस केस में वी यूज़ वार्म गियर। So worm gears are used between two non-intersecting shafts which are generally at right angle to each other, मतलब लेकिन अलग अलग प्लेन में होते हैं, है ना। तो बेसिकली वॉर्म गियर में क्या होता है, एक होता है सिलेंडर जिसे बोलते हैं वॉर्म, और एक होता है गियर जिसे बोलते हैं वॉर्म व्हील। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं इसके इसके एनिमेशन में। इसे वॉर्म बोलते हैं जिस पे ये स्टार्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टार्ट्स, इट कैन बी 1 2 3, और ये है आपका वॉर्म गियर। आप देख पा रहे हैं कि इसका आरपीएम और इसके आरपीएम में बहुत फ़र्क है। ये फास्ट रोटेट कर रहा है, ये स्लो रोटेट कर रहा है। ये एक रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट है जो कि आपको जिसमें भी आप वार्म गियर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से वार्म गियर में क्या होता है, एक वार्म होता है और एक गियर होता है। वार्म के जो थ्रेड्स होते हैं वो गियर के टीथ से मैश करते हैं। एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज जो वार्म गियर का है वो ये है कि हम इसमें हाई स्पीड रिडक्शन को अचीव कर सकते हैं, विच कैन बी एज हाई एज 100:1। इसके मायने ये हैं कि अगर आपका वार्म 100 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है तो आपका गियर जो है वो सिर्फ 1 आरपीएम पे रोटेट करेगा। तो वार्म गियर कॉम्पैक्ट है क्योंकि इसकी ओवरऑल डायमेंशंस बहुत कम होती हैं। आप विजुलाइज कीजिए कि अगर आपको 100:1 का वेलोसिटी रेशियो चाहिए इस पर गियर में, बेवल गियर में, हेलिकल गियर में, सिंगल स्टेज में, तो इट वुड बी वेरी रादर इम्पॉसिबल। जो साइज़ है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको अचीव ही नहीं कर सकते, है ना। तो कंपेयर्ड विद इक्वलेंट स्पर और हेलिकल गियर, जो ओवरऑल डायमेंशन होती है वार्म गियर की वो कम होती हैं। ऑपरेशन स्मूथ होता है, साइलेंट होता है। देयर इज़ प्रोविजन फॉर सेल्फ लॉकिंग, जहाँ की मोशन ट्रांसफर होता है सिर्फ वार्म से वार्म व्हील की तरफ। ये कंडीशन एडवांटेजेस होती है जब हम क्रेन्स और लिफ्टिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है? एफिशिएंसी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्राइव्स। इसमें वार्म व्हील जो है वो जनरली फॉस्फेट ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है जो कि कॉस्टली होता है, तो उससे गियर की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि वार्म गियर में देयर इज़ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड। बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। उसको डिसिपेट करने के लिए आपको हाउसिंग को प्रॉपरली वेंटिलेट करना पड़ता है और उसमें प्रॉपर लुब्रिकेटिंग ऑयल आपको डालना पड़ता है। और चौथा है कि कंपैरेटिवली वार्म गियर ड्राइव की पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कम होती है। एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस की जब बात करते हैं तो दो तरह की गाइडलाइंस हम ले सकते हैं वार्म गियर के लिए। या तो हम स्टार्ट कम लें और या हम स्टार्ट ज़्यादा लें। स्टार्ट किस पे? वार्म गियर पे। तो अ सिंगल थ्रेडेड वार्म विल गिव लार्ज स्पीड रिडक्शन, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम होगी। एक मल्टी थ्रेडेड वार्म विल गिव हाई एफिशिएंसी, लेकिन उसका स्पीड रिडक्शन कम होगा। तो ये एक ट्रेड ऑफ है बिटवीन एफिशिएंसी एंड स्पीड रिडक्शन। यदि स्पीड रिडक्शन ज़्यादा चाहिए आपको सिंगल थ्रेड वार्म लेना पड़ेगा, लेकिन एफिशिएंसी कम मिलेगी। अगर स्पीड हाई एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए तो यू वी कैन गो फॉर मल्टी थ्रेड वार्म, लेकिन उस केस में आपको स्पीड रिडक्शन कम मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली हमको एप्लीकेशन वाइज सिंगल थ्रेड वार्म या मल्टी थ्रेड वार्म हम यूज़ करते हैं। बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। जो वार्म गियर है उसका एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन होता है जिसको हम 4 फिगर से डिनोट करते हैं और उनको स्लैश से हम सेपरेट करते हैं। Z1/Z2/Q/M। यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है Z1, दैट डिनोट्स नंबर ऑफ स्टार्ट्स ऑन वार्म 1 2 3 और 4। Z2 इज नंबर ऑफ टीथ ऑन वार्म व्हील। Q एक रेशियो है जिसे बोलते हैं डायमीटर कोशिएंट, विच इज बेसिकली डायमीटर ऑफ वार्म अपॉन मॉड्यूल। M इज मॉड्यूल। तो यहाँ से देखा जाए अगर हमको Q पता है और M पता है तो हमको डायमीटर ऑफ वार्म भी मालूम चल जाएगा।
अब जब आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि अगर हमको डेजिग्नेशन पता है किसी वॉर्म गियर का, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हम उसमें अपने आप से निकाल सकते हैं। यहाँ ये देखिए, ये डायमीटर ऑफ वॉर्म व्हील है, ये डायमीटर ऑफ वॉर्म है जिसको हम D1 से डिनोट करते हैं। ये सर्कुलर पिच है, ये एक्सियल पिच है। यहाँ पर एक वॉर्म का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं लीड एंगल, जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर और ये थ्रेड के टेंजेंट के बीच का जो एंगल है इसे हम बोलते हैं लीड एंगल ऑफ वॉर्म। फाइन। अगर हम इसको पूरा एक थ्रेड को खोल देंगे तो जो उसका बेस बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उसका जो बेस होगा वो होगा इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ वॉर्म, दैट इज पाई D1। ये है आपका हेलिक्स एंगल। तो हेलिक्स एंगल और लीड एंगल का सम जो होगा दैट इज बेसिकली 90 डिग्रीज। ये है आपकी डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है एक रिवॉल्यूशन में, विच इज़ कॉल्ड एज लीड। अगर ये ट्रिपल थ्रेड वॉर्म है तो ट्रिपल थ्रेड वॉर्म में लीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ स्टार्ट, दैट इज 3 इंटू पिच। पिच इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स। इस टेबल में हम एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर हमको 20 का वेलोसिटी रेशियो चाहिए और सेंटर डिस्टेंस हमारे पास 100 की है, तो 2/40/10/4 का जो एक वॉर्म गियर है वो सफिशेंट होगा। यहाँ पर 2 जो है वो नंबर ऑफ स्टार्ट है, 40 जो है वो नंबर ऑफ टीथ है आपके वॉर्म व्हील पर, 10 जो है वो डायमीटर कोशेंट है विच इज़ डायमीटर ऑफ वॉर्म अपॉन मॉड्यूल, और 4 जो है वो मॉड्यूल है। इसी तरह से अलग अलग सेंटर डिस्टेंसेस के लिए और अलग अलग वेलोसिटी रेशियोज के लिए we can choose a suitable designation of worm gear from this data book. ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हम बात कर चुके हैं। एक्सेल पिच होती है बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स। लीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वॉर्म इन वन रिवॉल्यूशन, which is nothing but number of start into pitch, एक्सेल पिच। हमको वॉर्म गियर क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ स्टार्ट नहीं दिया हुआ है तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। उस अज्यूम करने के लिए ये टेबल एक आपको हेल्प करेगी। अगर वेलोसिटी रेशियो 20 से ज़्यादा है तो हम सिंगल स्टार्ट वॉर्म यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंगली 12 से 36 के लिए डबल स्टार्ट, 8 से 12 के लिए ट्रिपल, 6 से 12 के लिए क्वाड्रुपल और 4 से 10 के लिए सेक्सट्रिपल स्टार्ट हम वॉर्म के जो स्टार्ट्स हैं वो अज्यूम करना पड़ेगा हमको। लीड एंगल हम बात कर चुके हैं। लीड एंगल इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन अ टेंजेंट टू द थ्रेड एट द पिच डायमीटर एंड अ प्लेन नॉर्मल टू द वॉर्म एक्सिस। वॉर्म के अगर एक थ्रेड को हम खोलते हैं तो इस तरह का एक आपको ट्राइंगल मिलेगा जो कि जिसका एंगल यहाँ पर लीड एंगल के बराबर होगा। ये इसका बेस होगा सर्कमफ्रेंस पाई D1। डिस्टेंस ट्रेवल जो आपने करी वो हो जाएगी इक्वल टू लीड। तो इस ट्राइंगल से वी कैन इजीली से दैट 10 of gamma, which is lead angle, is nothing but L, that is perpendicular over base L upon pi D1। L हम जानते क्या होता है, L होता है आपका नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, दैट इज Z1 इनटू पिच, एक्सेल पिच, है ना। अब अगर वॉर्म व्हील से मैश कर रहा है तो क्या कंडीशन जरूरी है, एक्सेल पिच शुड बी इक्वल टू सर्कुलर पिच। एक्सेल पिच ऑफ वॉर्म should be equal to circular pitch of worm wheel, तभी वो मैच कर पाएंगे, है ना। तो एक्सेल पिच कितना हो जाएगा, इक्वल टू सर्कुलर पिच विच इज नथिंग बट पाई इंटू मॉड्यूल। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो पाई इंटू मॉड्यूल हो गया। यहाँ पर हमने देखा था D1 क्या था बेसिकली, D1 था Q इंटू एम डेजिग्नेशन में। तो पाई एम से पाई एम कट जाएगा तो 10 गामा Z1 अपॉन Q हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डेजिग्नेशन दिया हुआ है Z1/Z2/Q/M, तो उस डेजिग्नेशन को देखकर भी हम 10 गामा निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला Z1/Q। हेलिक्स एंगल होता है हम जानते ही हैं, इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द थ्रेड एट द पिच डायमीटर एंड द एक्सिस ऑफ द वॉर्म। इस केस में लीड एंगल और हेलिक्स एंगल का जो सम होगा वो होगा 90 डिग्रीज के बराबर। हेलिक्स एंगल शुड बी लिमिटेड टू 6 डिग्रीज पर थ्रेड
For example, if psi is 30 degrees, then the worm should have at least 5 threads. जरा बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की। अगर हमको वेलोसिटी रेशियो निकालना है तो पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ वर्म शुड बी इक्वल टू पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ वर्म व्हील, VW शुड बी इक्वल टू V व्हील। तो वेलोसिटी ऑफ वर्म कितनी हो जाएगी? एक डिस्टेंस, एक रिवोल्यूशन में चला आपका L, तो n रिवोल्यूशंस में L इंटू एन, और पर सेकेंड निकालना है तो L इंटू एन डब्ल्यू अपॉन 60। वेलोसिटी ऑफ व्हील तो इट इज़ अ गियर, तो पाई डी जी अपॉन एन जी वाले, पाई डी जी एन जी अपॉन 60 से हम निकालते हैं। तो पाई d2 इज डायमीटर ऑफ वर्म व्हील एंड एन जी इज आरपीएम ऑफ गियर। तो इसको रखा पाई d2 एन जी अपॉन 60, सिंप्लीफाई किया तो वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ वर्म गियर ड्राइव इज NW upon NG, and it is different from that what we have had in spur, bevel and helical gear. इस केस में क्या हो जाएगा? ये सिंप्लीफाई किया तो पाई d2 अपॉन L, d2 हम जानते हैं, d2 इज नथिंग बट मॉड्यूलर नंबर ऑफ टीथ m इंटू Z2, L हो जाएगा स्टार्ट इंटू एक्सेल पिच, एक्सेल पिच बराबर होती है किसके? सर्कुलर पिच के, तो पाई इंटू एम, पाई एम से पाई एम कट गया, तो जो वेलोसिटी रेशियो होगा इस केस में वो हो जाएगा Z2 अपॉन Z1, है ना। Z2 है टीथ ऑन व्हील और Z1 है स्टार्ट ऑन वर्म। तो अगर आपका डेजिग्नेशन सपोज है Z1 ऑब्लिक Z2 ऑब्लिक Q ऑब्लिक M, जिसमें Z1 है आपका 2 और Z2 है सपोज 50, तो 50 अपॉन 2, वेलोसिटी रेशियो कितना रहेगा? 25। कहने का मतलब है कि डेजिग्नेशन को देखकर हम चार चीज़ें हैं वो तो पता चली जाएंगी, उसके अलावा हमको जो लीड एंगल है वो भी मिल जाएगा और वेलोसिटी रेशियो भी मिल जाएगा। इसी को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं आगे। हम जानते हैं सेंटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डायमीटर ऑफ वर्म प्लस डायमीटर ऑफ वर्म व्हील अपॉन 2। तो वेलोसिटी रेशियो अभी हमने देखा कितना था? पाई d2 अपॉन L, तो d2 यहाँ से क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो इंटू L अपॉन पाई। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इसको इन टर्म्स ऑफ लीड एंगल और वेलोसिटी रेशियो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो व्हाट विल डू, विल पुट वैल्यू ऑफ d1 एंड d2, है ना। तो d1 यहाँ से क्या हो गया? d2 तो यहाँ हो गया वेलोसिटी रेशियो इंटू L अपॉन पाई। d2 की बात करते हैं, d1 की बात करते हैं, टेन गामा कितना होता है? L अपॉन पाई d1। यहाँ से d1 कितना हो जाएगा? L अपॉन पाई टेन गामा या L कॉस गामा अपॉन पाई साइन गामा। इसमें हम वैल्यू पुट कर दे d1 और d2 की, तो हमने क्या मिला? A इज 1/2 L कॉस गामा अपॉन पाई साइन गामा प्लस वेलोसिटी रेशियो अप इंटू L अपॉन पाई। और सिंप्लीफाई किया तो हमने कॉस गामा को कॉमन ले लिया, A इज L कॉस गामा अपॉन 2 पाई 1 अपॉन साइन गामा प्लस वेलोसिटी रेशियो अपॉन कॉस गामा। एक नॉर्मल लीड क्या हो जाएगा? एल एन इज L कॉस गामा, यहाँ पर L कॉस गामा हो गया नॉर्मल लीड। A इज Ln अपॉन 2 पाई 1 अपॉन साइन गामा प्लस वेलोसिटी रेशियो अपॉन कॉस गामा। क्यों कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं ताकि हम सेंटर डिस्टेंस के लिए, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के लिए वो लीड एंगल निकाल सकें जिस पर आपका डिज़ाइन कॉम्पैक्ट हो, है ना। तो इस इक्वेशन में क्या क्या है? वेलोसिटी रेशियो है और आपका लीड एंगल है और एक नॉर्मल लीड है। फाइन, तो A अपॉन एल एन क्या हो गया? 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन साइन गामा प्लस वेलोसिटी रेशियो अपॉन कॉस गामा। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू गामा हम डिफ्रेंशिएट करें और उसको इक्वेट करें 0 के बराबर, तो कंडीशन मिलेगी जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के लिए, वो होगी कॉट क्यूब गामा इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो। मतलब वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को यूज़ करके कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के लिए हम उसका लीड एंगल निकाल सकते हैं। किसी भी वर्म गियर में अगर आपको डेजिग्नेशन दिया हुआ नहीं होता है तो आपको अगर डिज़ाइन करना है तो आपको वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ रहेगा और सेंटर डिस्टेंस दिया रहेगा। माइंड यू, ये काम हम तब कर रहे हैं जब आपको डेजिग्नेशन दिया हुआ नहीं हो। डेजिग्नेशन दिया हुआ है तो बाकी काफ़ी चीज़ें अपने आप ही मिल जाती हैं, है ना। अगर डेजिग्नेशन दिया हुआ नहीं है तो हमको क्या अप्रोच चूज़ करनी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने अभी बात करी, अगर वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है और सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है तो कॉट क्यूब गामा इज वेलोसिटी रेशियो। इक्वेशन हमारी ये थी A अपॉन एल एन 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन साइन गामा प्लस वेलोसिटी रेशियो अपॉन कॉस गामा। इसमें हम क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन से गामा निकाल लेंगे, है ना। गामा की वैल्यू पुट करेंगे
वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू पुट करेंगे, ए आपको दिया हुआ है, क्या मिल जाएगा, एल एन क्या है, नॉर्मल लीड निकल गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल से आपने, एल होता है एल कॉस गामा, गामा को पता है तो लीड मिल जाएगा। लीड क्या होता है, स्टार्ट इनटू पिच, स्टार्ट आपने ज्यूम कर लिया, क्या मिल जाएगा, पिच। एक्सेल पिच किसके बराबर है, सर्कुलर पिच के। सर्कुलर पिच क्या होती है, पाई इंटू एम, कितना जाए, क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मॉड्यूल। देख रहे हैं, हम शुरुआत किए थे सिर्फ किससे, वेलोसिटी रेशियो मिला हुआ था और सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ था। इस अप्रोच से, इस सिंपल अप्रोच को यूज़ करके हमने बड़ी आराम से इस पर्टिकुलर केस के लिए जो वार्म गियर का मॉड्यूल है वो हमने डिराइव कर लिया, वो हमने निकाल लिया। अब हो सकता है मॉड्यूल क्या हो, वो स्टैंडर्ड ना हो। सपोज इस कैलकुलेशन से मॉड्यूल आया 4.56, 4.56 तो स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल लेंगे, स्टैंडर्ड मॉड्यूल 5 लेंगे, तो फिर हमको उस मॉड्यूल के लिए सारी कैलकुलेशंस को रिवाइज करना। मॉड्यूल 10 obtained may not be standard to raise the same module टू द नेक्स्ट हायर नंबर, और उसके बाद में उस मॉड्यूल के लिए वो मॉड्यूल रख के आप रिवाइज्ड एल निकालेंगे, रिवाइज्ड एल एन निकालेंगे, रिवाइज्ड एल एन यहाँ रखेंगे, गामा रखेंगे, वेलोसिटी रेशियो रखेंगे, और आपकी क्या हो जाएगी, रिवाइज सेंटर डिस्टेंस निकल जाएगी, है ना। तो एक बार आपको दी हुई सेंटर डिस्टेंस के लिए आपको मॉड्यूल निकालना है, फिर स्टैंडर्ड मॉड्यूल के लिए आपको रिवाइज सेंटर डिस्टेंस निकालनी है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस चीज़ को हम और डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, Z2/Z1, तो अब Z2 कितना हो जाएगा, Z1 इंटू वेलोसिटी रेशियो, जो कि Z1 हम अज्यूम कर चुके हैं। तो आपको नंबर ऑफ टीथ मिल गए, नंबर ऑफ टीथ मिल गए किस पे, वार्म व्हील पे, तो डायमीटर ऑफ वार्म व्हील आ गई, है ना। फ्रॉम 10 गामा, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट डायमीटर ऑफ वार्म। 10 गामा आपको पता था, जो आपने निकाला था, कॉट क्यूब गामा इज इक्वल्स टू एल अपॉन कॉट क्यूब गामा इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो से, है ना। तो यहाँ से आपको D1 मिल गया, तो D1 आ गया, D2 आ गया, सेंटर डिस्टेंस आ गई रिवाइज वाली, मॉड्यूल आ गया, नंबर ऑफ स्टार्ट तय हो गए। इस तरह से हमारे पास सब चीज़ें आ गई और हमारा जो पैरामीटर्स हमारे सारे आ गए। लेकिन माइंड यू, अब ये पैरामीटर्स आए हैं, अभी हमने कहीं भी स्ट्रेंथ की बात नहीं करी है, अभी हमको इसको चेक करना पड़ेगा। फाइन, तो इस 2-3 स्लाइड से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यदि हमको डेजिग्नेशन दिया हुआ नहीं है तो किस तरह से इस सिंपल अप्रोच को यूज़ करके हम बहुत सारे पैरामीटर्स जैसे कि मॉड्यूल, लीड, नॉर्मल लीड, नंबर ऑफ स्टार्ट, वेलोसिटी रेशियो, सेंटर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपने देखा कि पिछली स्लाइड्स में हमने अप्रोच यूज़ करके सब चीज़ें निकाल लिया, मॉड्यूल निकाल लिया, नंबर ऑफ टीथ निकाल लिया, है ना, डायमीटर ऑफ वार्म निकाल लिया, डायमीटर ऑफ गियर निकाल लिया, सेंटर डिस्टेंस निकाल लिया। लेकिन उसमें स्ट्रेंथ कहाँ आया कहीं पर भी, हमने उसको चेक कहाँ किया कि वो डायमेंशंस का गियर अपने इंटेंडेड फंक्शंस को पूरा कर सकता है, दी हुई पावर को ट्रांसफर कर सकता है। उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा बीम स्ट्रेंथ में और वियर स्ट्रेंथ के लिए। तो बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला वही है जो कि हम अपने स्पर गियर में यूज़ करते हैं, एस बी इज सिग्मा बी इंटू बी इंटू वाई इंटू एम। सिग्मा बी परमिसिबल स्ट्रेस हो गई, कितनी हो जाएगी भाई, अल्टीमेट बाय 3, बी फेस विड्थ है इक्वल्स टू 10 टाइम्स मॉड्यूल, वाई है आपका लोवेस्ट फॉर्म फैक्टर जो कि व्हील पे टीथ है उसके लिए, क्योंकि टीथ तो व्हील पे है, सिर्फ वॉर्म पे तो थ्रेड है ना। और एम हो गया आपका मॉड्यूल। और जैसा हमने स्पर गियर में किया था उसी लाइन पर जो एस बी है दैट शुड बी मोर देन पी इफेक्टिव, या एस बी इक्वल्स टू एफ एस टाइम्स पी इफेक्टिव। पी इफेक्टिव की वही, अगर हमको कहा हुआ है वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर डायनामिक लोड, तो सी एस पी टी ओवर सी वी, सी एस की वैल्यू सर्विस फैक्टर होता है और सी वी हो जाएगा आपका 6/6 प्लस वी। सी एस आप कहाँ से लेंगे, सी एस आप लेंगे डाटा बुक से, और सी वी की वैल्यू है कितनी, 6/6 प्लस वी। पी टी कैसे निकालेंगे, पहले पावर से टॉर्क निकालेंगे और फिर टॉर्क में d2/2 दैट इज डायमीटर ऑफ गियर का बाय 2 दैट इज रेडियस ऑफ गियर या वार्म व्हील का डिवाइड करके विल फाइंड टेंशियल लोड। बात करते हैं वियर स्ट्रेंथ की, वियर स्ट्रेंथ कितनी होगी,
d2 इंटू बी इंटू के। थोड़ा फॉर्मूला चेंज है क्योंकि यहाँ पर दोनों गियर्स नहीं है, एक वॉर्म है और एक वॉर्म व्हील है। d2 डायमीटर ऑफ वॉर्म व्हील है, b फेस विड्थ है, k यहाँ डिफरेंट है, इसको बोलते हैं हम मटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर, है ना। इसकी वैल्यू अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ये वैल्यू आपको डाटा बुक में नहीं मिलेंगी, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। सेफ डिज़ाइन के लिए वही क्राइटेरिया है, SW शुड बी मोर देन P इफेक्टिव, SW इज इक्वल टू FS times P effective. These are the values of load stress factor or material combustion factor K in megapascal for different materials of worm and worm gear. फर्ज कीजिए अगर आपका वॉर्म का मटेरियल हार्डन स्टील है और वॉर्म गियर जो है वो फॉस्फेट बॉन्ड्स का बना हुआ है, तो यू कैन टेक वैल्यू ऑफ के एस 0.550। तो जो अप्रोच है, यदि हमको डेजिग्नेशन दिया हुआ है तो हमारे पास वैसे ही पैरामीटर्स आ जाएंगे। डेजिग्नेशन नहीं दिया हुआ है तो वी आर इक्वल्स टू कॉट क्यूब लैम्डा, उस अप्रोच से हम सारे पैरामीटर्स निकालेंगे और उसको फिर बीम स्ट्रेंथ के लिए और वियर स्ट्रेंथ के लिए चेक कर लेंगे। जरा बात करते हैं एफिशिएंसी की। हमने कहा था कि वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ वॉर्म गियर ड्राइव इज दैट इट्स एफिशिएंसी इज comparatively relatively low as compared to the efficiency of spur और helical gears, है ना। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 50 to 98%। एफिशिएंसी जो होती है that is inversely proportional to speed ratio provided the coefficient of friction is constant. The formula for efficiency is given by this: cos alpha minus mu 10 gamma cos alpha plus mu cot gamma। अल्फा प्रेशर एंगल है, म्यू आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, गामा जो है आपका लीड एंगल है ना। अगर आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए कहा जाए, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, वी कैन रेफर डाटा बुक। ये ग्राफ जो है डाटा बुक में दिया हुआ है। दिस ग्राफ इज बिटवीन फ्रिक्शन कोफिशिएंट एंड रबिंग स्पीड। रबिंग स्पीड निकालने का फॉर्मूला है पाई d1 n1 अपॉन 60,000 cos गामा। d1 is diameter of worm, n1 is rpm of worm and gamma is your lead angle। तो जो पैरामीटर्स आपके पास में हैं उनसे आप vs निकाल लेंगे और इस ग्राफ को यूज करके vs से कॉरेस्पॉन्डिंग आप निकाल लेंगे उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट और उससे हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एक और चीज जो वॉर्म गियर को अलग बनाती है दूसरे गियर से कि इसमें ड्यू टू अ लार्ज रिडक्शन ऑफ वेलोसिटी एम्पल अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, है ना। या जो वर्क डन है बाय फ्रिक्शन दैट कन्वर्ट्स इनटू हीट, तो आपको उस हीट को डिसिपेट करने के लिए भी प्रोविजंस देने होते हैं। कितनी हीट जनरेट होती है उसका फॉर्मूला है 1000 इंटू 1 माइनस ईटा इन किलोवाट्स, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तभी हम उसका हीट जनरेटेड निकाल पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा एफिशिएंसी होगा उतना ही आपका हीट जनरेटेड कम होगा, ठीक है। जितना कम एफिशिएंसी होगा उतना ही आपका हीट जनरेटेड ज़्यादा होगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूले से हीट आएगी वो आएगी किलोवाट में। क्यों आएगी? क्योंकि हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इतनी हीट तो जनरेट हुई, डिसिपेट कितनी हुई? डिसिपेट होने के लिए कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? एक तो एरिया, एक उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो अपने हीट ट्रांसफर के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसी बेसिस पे फॉर्मूला है एच डी इज के टी माइनस टी ओ इंटू ए, जहाँ पर एच डी है हीट डिसिपेटेड, के है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ हाउसिंग इन वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, टी टेम्परेचर ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल और टी ओ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर। जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा हीट डिसिपेट होगी। और ए है आपका इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ हाउसिंग। जितना ज़्यादा एरिया होगा हाउसिंग का उतना ज़्यादा आपका हीट डिसिपेट होगा, जितना ज़्यादा के होगा उतना ज़्यादा हीट डिसिपेट होगा। कभी भी आपका हीट डिसिपेटेड हीट यूनिट के बराबर नहीं होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीटिंग तो उसमें रहेगी, जिसके लिए आपको कूलिंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा या लिबरेटिंग ऑयल की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर हम इक्वेट करें इनको, आदर्श स्थिति में हम मानते हैं कि जितनी ही जनरेट हुई उतनी ही डिसिपेट हो गई। तो इसको इक्वेट करने से अगर हमको टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, बाकी सब चीज़ें दिए हुए हैं, तो हम निकाल सकते हैं कितनी किलोवाट पावर वो गियर ट्रांसमिट कर सकता है।
या आपको किलोवाट दिया हुआ है तो टेम्परेचर ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा, है ना, वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए टेम्परेचर ऑफ ऑयल आता है यहाँ से इस फॉर्मूले से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, वो तो ऑयल विल स्टार्ट बॉइलिंग, तो वो एक अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा या आपको के जो है उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो ये एक चेक है देखने के लिए कि आपने जो गियर डिज़ाइन किया है वो गियर आपका थर्मल रेटिंग के हिसाब से अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। जनरली ये इन्फॉर्मेशन डाटा बुक में आपको दी हुई रहेगी। जो के होता है दैट इज़ फॉर नेचुरल कन्वेक्शन 12 से 18। इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं हम फ़ैन लगाकर, है ना, मतलब उसका एयर फ्लो बढ़ा के हम उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। उस केस में वैल्यू हो जाएगी उसकी 20 से 28। और ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है कि कॉमनली जो ऑयल्स अवेलेबल हैं उनका टेम्परेचर इज़ अराउंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, above which it loses its properties and there is danger of gear tooth failure due to seizure। तो हमेशा आप कोशिश करें कि जो आपका टेम्परेचर आ रहा है ऑयल का दैट शुड बी बिलो 95 डिग्री सेंटीग्रेड। So in this lecture we have seen the concepts of design of worm gear। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बड़ा आसान सा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू सो मच।